नालियों का स्थान बताओ। इंडिया रैंक अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रोड सिस्टम। कितने नंबर पे आते हैं हम? शिवम, बहुत ही गलत भैया तुम्हारी, ठीक है। और कोई बच्चा इसमें से अभी तक का दो वाले गलत है, मतलब बोहनी तुम्हारी गलत हो गई है, दो नहीं है, ठीक है, दो नहीं है, ये चीज ध्यान रखोगे। कितने पर हो जाएगा? सब बच्चों का सही है, एक दो का गलत होगा, ठीक है। दो इज द राइट आंसर। अगर हम देखेंगे सड़क प्रणाली के मामले में, ठीक है, सड़क प्रणाली इसमें हम आते हैं सेकंड नंबर पे, ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन जब हम रेल प्रणाली की बात पूछते हैं तो इसमें आप आओगे फोर्थ नंबर पर। ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है, समझ गए? सड़क प्रणाली। अब सड़कें आपको पता है नेशनल हाईवे भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे, नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, है ना, ये आपको पता है ना। और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड भी होती है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए? ये जो नेशनल हाईवे है इनको कौन बनाता है? नहाई बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1995 में हुई थी सर। इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ चुका है। 1988 या 89 मत लगाना, 1995 ही बताना नहाई के लिए, क्योंकि एसएससी ने जब भी पूछा है 1995 ही सही बताया, मतलब उसने सही लिया है, ये चीज ध्यान रखना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में नेशनल हाईवे बनाता है। हमारे देश में नेशनल हाईवे तकरीबन 2% है टोटल रोड का, ये चीज ध्यान रखोगे। टोटल रोड का कितना है, ये चीज आप ध्यान रखना, इतना प्रतिशत। आ जाओ, अब नेक्स्ट क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? क्या बोला साहब? वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। आप ये जीएस में पढ़ चुके होंगे ये वाला क्वेश्चन। जरा बताओ इसमें से क्या है? गल्फ है, अटलांटिक है, या फिर अंडमान सी है? देखो, आपको पता है इधर की साइड बंगाल की खाड़ी की साइड आपको अंडमान और निकोबार पड़ते हैं, राइट, क्लियर है। किधर पड़ेंगे ये? बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ते हैं, ठीक है जी। पानी में डूबे हुए पर्वत है, ये आपको पता है, पानी में डूबे हैं। किन पर्वतों का हिस्सा है? अराकन यामा। अराकन यामा म्यांमार से आ रहे होते हैं पर्वत, वो यहाँ आकर पानी में डूब गए हैं, ये उन्हीं का हिस्सा है। और इन दोनों को 10 डिग्री अक्षांश रेखा अलग कर देती है, 10 डिग्री चैनल अलग कर देता है। एक यहाँ से एसएससी ने पूछा था कि ड्यूगोंग, ध्यान रखोगे, ड्यूगोंग क्या है? इनका यहाँ पे जलीय जीव है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। जलीय जीव ये यहीं पर मिलता है अंडमान निकोबार की तरफ, बहुत शर्मीला जीव आप कह सकते हैं ड्यूगोंग को, है ना। और अगर आपसे पूछे 2005 में यहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी फटा था? बैरन द्वीप पर जो बैरन ज्वालामुखी है ना, वही फटा था यहाँ 2005 से, तब से यहाँ पर लावा लगातार निकल रहा है। तो हमारे इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है जो कि आपको ये मिडिल अंडमान के ईस्ट में मिल जाएगा। मिडिल अंडमान के पूरब में बैरन द्वीप है, यहाँ पर फटा था वो, ये चीज ध्यान रखोगे। 10 डिग्री चैनल, इतनी चीज आप ध्यान रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला दोदा बेटा के शिखर पर हावी है? चलो बताओ इसमें से क्या लगाओगे, कौन सी है, क्या लगाओगे? राइट आंसर वो क्या बोला? हाँ जी, 2005 में फटा था वो, ठीक है। क्या दिखाओ सर, हम मैं तुम्हें उसको फाड़ के दिखाऊंगा भैया। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दोदा बेटा के शिखर पर है? ठीक है, जरा बताओ क्या होना चाहिए? नीलगिरी हिल होनी चाहिए, या फिर अन्नामलाई, या फिर कार्बन, या फिर नल्लामल्ला हिल, क्या होगा? देखो एक चीज ध्यान रखना, ये हमारी कई बार एसएससी में आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलता है कि दोदा बेटा पीक साउथ इंडिया की ना, आप ध्यान रखना, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई है, अन्नामलाई की अनाई मुंडी है, ये चीज ध्यान रखोगे। अन्नामलाई की अनाई मुंडी है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अनाई मुंडी ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, ओके, ये हो गया। दूसरा आपसे पूछे सर दूसरी कौन सी है? मन्नामाला, ध्यान रखोगे, मन्नामाला ये कितनी ऊंची है? 26-59 मीटर ऊंची है। फिर मीसा पुली माला, मीसा पुली माला ये आपको कहां पर पड़ेगी जी? ये भी ध्यान रखोगे, 26-40 मीटर ऊंची है, तीसरी ऊंची। फिर आपको आएगी दोदा बेटा, दोदा बेटा 26-37 मीटर ऊंची है, ये चौथी ऊंची है, ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? आप याद रखोगे ये है हमारी साउथ इंडिया की 4 ऊंची ऊंची चोटियां, अनाईमुड़ी, मन्नामाला, मीसा पुली माला और दोदा बेटा। लेकिन ये जो दोदा बेटा है जो चौथी ऊंची है हमारे दक्षिण भारत की, वो कौन सी पर है? नीलगिरी हिल की, वो सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी हिल की दोदा बेटा सबसे ऊंची है। नीलगिरी की दूसरी ऊंची है माकुर्ती, याद रखोगे, कुर्ती इसकी दूसरी ऊंची चोटी है नीलगिरी की, ठीक है। नीलगिरी की 2 ऊंची चोटियां है, लेकिन साउथ इंडिया की 4 ये टॉप आप याद रखोगे, ठीक है, क्लियर। ये जो नीलगिरी आप देख रहे हो ना, नीलगिरी हिल पर दोदा बेटा, ये तमिलनाडु की तरफ है, ये चीज ध्यान रखना, किधर है? तमिलनाडु की तरफ है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और ये जो सबसे ऊंची अनाईमुड़ी थी, ये किस तरफ थी? ये केरल की तरफ थी, ओके, ये केरल की तरफ थी, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर आती है। नेक्स्ट बोलते हैं भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सॉइल कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल तो रेड है, ब्लैक है, या फिर आपको कौन सी लगती है? ठीक है, जरा बताइए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? वॉइस कट रही है, एक मिनट में देखता हूँ पेज, जरा भाई वॉइस क्यों कट रही है? वॉइस कट रही है। चलिए दीजिए, भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? क्या लगाओगे इसमें से? तो क्या बोलोगे? एल्यूवियल सॉइल इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी आपको मिलेगी जलोढ़ मिट्टी, क्लियर हो जाती है, एल्यूवियल सॉइल। और हमारे देश के 43% भाग में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, जलोढ़ मिट्टी। और ये उत्तर भारत में देखने को मिलती है ज्यादातर, कहां देखने को मिलेगी? उत्तर भारत की तरफ, या आपको देखने को मिलेगी जो नदियों के डेल्टा होते हैं ना उस तरफ, नदियों के डेल्टा की तरफ। जैसे भाई मैं तुमसे कहने लगूं कि सर जो गोदावरी डेल्टा बनाती है ना, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में, या फिर कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, या फिर कावेरी नदी डेल्टा बनाती है, ये जो डेल्टा है इनमें कौन सी मिट्टी मिलेगी? यही जलोढ़ मिट्टी मिलती है इनके डेल्टा पर, जहां पर ये नदी गिर रही है ना पानी में, वहां पर ये जलोढ़ मिट्टी मिलती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हमारे देश के अंदर ये मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, नेक्स्ट बोलता है भारत की जनसांख्यिकीय इतिहास के संदर्भ में इनमें से कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से जाना जाता है? इसको इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है। जरा बताओ, ये इस बार सीजीएल में भी पूछा गया है, कई बार पूछा है इस बार, जब 2022 का एग्जाम दिसंबर में हुआ था,
जो देकर आया होगा उस बच्चे को पता होगा जरूर। चलो बताओ इसमें से ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कौन सा था, वो कौन सा ईयर लगता है आपको? ठीक है, देखो भाई क्या कहता है भाई, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर हमने क्यों दिया 1921 को महाविभाजक वर्ष, क्यों बोला इसको महाविभाजक वर्ष? भैया इसलिए बोला कि इसमें ना ध्यान रखोगे महाविभाजक वर्ष इसलिए बोला क्योंकि इसमें हमारा जनसंख्या घनत्व एक नंबर गिर गया था, बस एक नंबर गिर गया, इस वजह से हमने इसे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोल दिया। क्यों गिरा था? तो देखो जब हमारी जनगणना हुई 1901 में तो पता है हमारा जनसंख्या घनत्व था 77। आज जब हमारी 2011 में हुई थी तो हमारा जनसंख्या घनत्व 382, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग रह रहे हैं। 1901 में 77 लोग रहते थे, ठीक है। अच्छा फिर 1911 में कितने हो गए सर? 82। फिर 1921 में कितने हो गए? 81। बस यही घट गया एक अंक, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। 1931 में कितने हो गए? 90 पहुंच गए थे। 1941 में कितने हो गए? 103 पहुंच गए थे। 1951 में कितने पहुंच गए? 117 पहुंच गए थे, है ना। ऐसे 1961 में कितने पहुंच गए? 142 पहुंच गए थे। 1971 में कितने पहुंच गए थे? ध्यान रखोगे 1971 में इसमें पहुंच गए 177, ये चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। फिर कितने पहुंच गए? 1981 में पहुंच गए थे 216। फिर आपके 1991 में पहुंच गए थे 274 के आसपास, यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। और फिर दो इसमें कितने बढ़ गए थे? ध्यान रखोगे 103 हो गए, यहाँ पे इतने हो गए, इतने हो 204, ठीक है। फिर 2001 में 325 पहुंच गए थे, 2001 में 325 पहुंच गए थे। फिर 2011 में 382 पहुंच गए थे। ये है आपका आंकड़ा, ये चीज ध्यान रखोगे। अब सोचो जरा इस हिसाब से आंकड़ा घटा बढ़ा है तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। सोचने वाली बात है ना कि सर इतनी जल्दी आंकड़ा बढ़ गया, इतनी जल्दी घट गया, तो ये हाल होगा। सोचो, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये आंकड़ा जो नया चल रहा है वो 382 का चल रहा है 2011 के हिसाब से। अगर आप 2021 के हिसाब से देखोगे तो अभी आई नहीं है जनगणना, वो ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, ये समझ के आ जाइए। नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्या बोलेगा? बोलते भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? भाई कौन सा क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? शीत मरुस्थल, पहली बात मरुस्थल क्या होता है? यानी कि जहां 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, है ना, जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो वो आपका मरुस्थल हो जाता है, एरिया मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो ऊपर से ठंडा भी हो एरिया तो हम उसको शीत मरुस्थल बोल देंगे। एग्जांपल हमारा लद्दाख, प्लीज राइट आंसर, तो लद्दाख हमारा हो जाएगा। ध्यान रखोगे ये तुम्हारे एमटीएस और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना आप लोग? यहाँ तक लद्दाख इज द राइट आंसर। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है और लद्दाख का जो द्रास है ना, द्रास, वो हमारे भारत का सबसे ठंडा स्थान है, भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगी। लेह में बारिश कम होती है भाई, लद्दाख के में, ये चीज आप ध्यान रखो। नेक्स्ट आ जाओ भाई। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? कौन सी नदी है जो एक पंचनद का हिस्सा नहीं है? पंचनद का हिस्सा नहीं है मतलब रावी है, इंडस है, चिनाब है, झेलम है। जरा बताइए कौन सी वो है नदी जो पंचनद का हिस्सा नहीं लगती है आपको? तो आप कौन सा बताओगे इसमें से? देखना चाहूंगा, ठीक है। जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर। ओ गलत ना हो जाए, और झेलम तो है भाई, ठीक है, झेलम तो है। और दीजिए कोई एक बच्चा, बहुत अच्छा, बी वाले सोच क्यों रहे हो, फटाफट आंसर मारोगा, इतना टाइम नहीं। इसमें ये चीज आप ध्यान रखोगे, इंडस इज द राइट आंसर। इंडस नहीं आती पंचनद में, आपको पता है ना। इंडस यानी कि सिंधु नदी के बारे में बात कर रहा है ये। सिंधु तो साइड में यहाँ से अपना होके निकल गई, पंचनद में कौन सी आएगी? झेलम, है ना, झेलम आ गई। फिर आ गई चिनाब, चिनाब, फिर आ गई रावी, रावी, फिर आ गई ब्यास, है ना, ब्यास पाकिस्तान नहीं जाती, फिर पीछे से आई वापस से, ध्यान रखोगे, सतलज। तो यही तो है पंचनद नदियां, है ना। ये थोड़ी ना आएगी सिंधु, सिंधु इसमें नहीं आती, इंडस नहीं आती, इसको काट दो, है ना। इंग्लिश में नाम लिखे हुए तो तुम सोचे अरे यार बता नहीं क्या ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कहते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, चला डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ भाई, ठीक है। अवरोही क्रम में लगा के दिखाओ। क्या लगाते हो बच्चे ना, बहुत सारे आरोही अवरोही, इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये याद रख लिया करो, असेंडिंग डिसेंडिंग, यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो आप। जरा बताइए जलोढ़ काली लाल या फिर लेटराइट, जलोढ़ लाल काली लेटराइट या फिर लाल जलोढ़ काली लेटराइट या फिर काली जलोढ़ लाल लेटराइट, जरा बताओ क्या होगा इसमें से एक राइट आंसर? सर जी इसमें से क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सही क्रम है कौन सा? भाई सबसे ज्यादा जलोढ़ मिलती, फिर लाल मिलती, फिर काली मिलती, फिर लेटराइट मिलती, काम खत्म। ए वाले नहीं, ठीक है, ठोक दूंगा जो ए गलत करे आप। इधर ध्यान दो, इधर, ठीक है। अब इधर देखो आपका कौन सा हो जाता है, ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा मिलेगी यहाँ पर जलोढ़, ठीक है भैया, जलोढ़ मिलेगी कितना? 43% ऐसे पर। अब ये नीचे का भारत आ जाओ, इस भारत में यहाँ पर आपको मिलेगी 18%। कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल पीली मृदा मिलेगी, लाल पीली, राइट, लाल पीली। फिर ये जो आपकी आएगी ये आएगी 15% काली, ये आएगी काली मृदा, राइट, क्लियर। बची हुई लेटराइट आएगी केवल 3% के आधार पर, जो कि यहाँ देखने को मिल जाएगी तुम्हें कुछ इलाकों में, ओके, लेटराइट। तो समझ गए ना, ये परसेंटेज भी याद रखो, सबसे ज्यादा जलोढ़ 43, फिर लाल पीली 18, फिर काली 15 और फिर लेटराइट 3%। डन, यही है। आ जाओ भाई अब नेक्स्ट। नवीन जलोढ़ मिट्टी को आप किस नाम से जानते हो? जरा बताओ इसमें से नई जलोढ़ मिट्टी को आप किस नाम से? इस बार तुक्का नहीं, 2 क्वेश्चन गलत करके आए हो, ठीक है, बहुत अच्छा प्रशांत पांडे, शाबाश। चलो दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? नवीन जलोढ़ मिट्टी को आप किस नाम से जानते हो? मान के चलो आपके पास जलोढ़ सॉइल है भाई, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी को आप लोग, ये नई जलोढ़ हो गई और ये पुरानी जलोढ़ हो गई, तो आपसे पूछा है नई जलोढ़ को आप किस नाम से जानते हो? हाँ, ये तो मीन दिया भी आ गया, देखो अंजुम खान गलत हो गया आपका, बाकी बच्चे ठीक है, ठीक है, गलत हो जाएगा। खादर के नाम से जानते हैं, ओके। जलोढ़ जब नई है तो उसे हम खादर के नाम से डालेंगे और जलोढ़ जब पुरानी है तो हम उसको बांगर के नाम से डालेंगे, काम खत्म, ठीक है। क्लियर समझ गए कैसे? एक एग्जांपल के लिए देखो, ये आपका कौन सा है? ये उत्तर भारत है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखोगे। यहाँ से पंजाब से लेना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिम यूपी, यहाँ पे मिलाती है आपको पुरानी जलोढ़
यानी कि बांगर मिलती है, ध्यान रखना। और आप ईस्ट यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, यहाँ पर आपको नई जलोढ़ मिलेगी। आप बोलोगे सर नई जलोढ़ यहाँ क्यों मिलती है? भैया बाढ़ आती है ना हर साल, इस वाले इलाके में फ्लड आता है, तो उसी वजह से ध्यान रखोगे, बाढ़ जब आती है तो नई मिट्टी बन जाती है वहां, तो नई जलोढ़ को हम क्या कह देंगे? खादर कह देंगे, ठीक है। नई जलोढ़, उधर खादर मिलती है, इधर बांगर मिलती है, ठीक है। पश्चिम यूपी, हरियाणा, पंजाब के अंदर आपको बांगर देखने को मिलेगी। आ जाओ इधर, नेक्स्ट आ जाओ भाई। बोलते हैं भारत में किस राज्य में माना दर्रा है? जरा बताओ, 82 से क्वेश्चन है, ठीक है। जरा देना, भारत में किस राज्य में आपको दर्रा देखने को मिलती है, वो भी माना, तो वो किस राज्य में मिलेगी माना दर्रा, है ना? तो आप बोलोगे सर सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर उत्तर प्रदेश में। देखो देखो, ज्योग्राफी हमेशा मैप से ही होती है, कभी तुम समझो मैप मैप नहीं तो ज्योग्राफी नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है भैया। तो आप जब उत्तराखंड में देखोगे, यहाँ पर पहाड़ों में दर्रा देखने को मिलेंगी, जैसे कि माना दर्रा हो गई, जैसे कि नीति दर्रा हो गई, जैसे कि लिपुलेख दर्रा हो गई, ठीक है, जैसे कि मुलिंगला हो गई, मुलिंगला। अब इनमें से जो रिपीट होती है, ध्यान रखना, जो इनमें से रिपीट होती है वो 3 है, ठीक है। मुलिंगला दर्रा तो बहुत रेयर है कि पूछ ले, ध्यान रखोगे। अब ये जो दर्रा यहाँ पर है, यानी कि सीधी सी बात है, तो उत्तराखंड में रहने वाले हो तो आपको इन्हीं दर्राओं के थ्रू तिब्बत जाना होगा, ठीक है। ध्यान रखोगे, अगर आप तिब्बत जाते हो तो आपको इन्हीं दर्राओं से होकर गुजरना पड़ेगा। इन सारी माना, नीति, लिपुलेख और मुलिंग, ये आपको पड़ेंगे उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है खारे पानी की कोई एक झील है इनमें से, जरा बताओ कोई एक कौन सी है खारे पानी की, इनमें से कौन सी एक खारे पानी की झील लगती है? जरा बताइए, सांबर, वुलर, डल, या फिर आपको लगेगा गोविंद सागर। कोई एक खारे पानी की झील लगती है, तो सांबर है, वुलर है, या फिर डल है, या फिर गोविंद सागर है। जरा बताओ इसमें से क्या भाई, मकई के अलावा, ठीक है। जरा बताइए, बहुत अच्छा, यूके तिब्बत। देखो इधर झील एक खारे पानी की झील है, तो आप बोलोगे सर वुलर तो जो है मीठे पानी की है ना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो जाएगी। डल ये भी मीठे पानी के, जम्मू एंड कश्मीर में। गोविंद सागर ये भी एक मीठे पानी का इलाका है ना, भले ही ये गोविंद सागर भले ही आर्टिफिशियल झील है, बट मीठे पानी की है, सतलुज नदी का पानी है उसमें, गोविंद सागर में। लेकिन आप बोलोगे सर सांबर इज द राइट आंसर, है ना। ये जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है, याद रखोगे 80 किलोमीटर दूर पड़ेगी आपको। कौन? सांबर झील। और कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। आंतरिक भागों में, भारत के इंटरनल एरिया में सबसे बड़ी झील है। आंतरिक भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। लेकिन आप बोलोगे सर खारे पानी की वैसे सबसे बड़ी झील कौन सी? तो चिल्का है, लेकिन आंतरिक भागों में यही पड़ती है सबसे बड़ी झील, आंतरिक भाग में, ठीक है। इंटरनल एरिया में पेपर लिख के देता है ये बात, समझ गए। यहाँ से हमारे देश का 8% से ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। क्या होता है यहाँ से? नमक उत्पादन। देखो एक बार ये कैसे आया था एसएससी में क्वेश्चन, मुगलों के लिए नमक उत्पादन किस झील से होता था? तो ध्यान रखोगे इसी से होता था। मुगलों के लिए नमक का उत्पादन इसी झील से होता था, ये आप ध्यान रख लोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। क्या बोलेगा? बोलेगा भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ इंडिया इज कौन सी है इसमें से? वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब बहुत चौका, ठीक है। 8% नमक, ठीक है जी। जयसवाल बहुत अच्छा आंसर है। कपिल अच्छा सोच रहे हो, ठीक है। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, बहुत अच्छा, एक है अच्छा जी, ठीक है। दीजिए इसमें से क्या होगा? मन्नार की खाड़ी। ना 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 ना, ठीक है, गलत हो गया। मन्नार की खाड़ी तो गलत हो जाएगा, सोच के दो। बंगाल की खाड़ी नहीं है सबसे बड़ी? जब यहाँ बंगाल की खाड़ी है तो सारी खाड़ी फिर तो डूब गई, सीधी सी बात है भैया। आप जरा ये बताओ, ये जो पूरा इलाका, ये वाला सारा इलाका, ये किसका? इसी का था, बंगाल की खाड़ी का, है ना। बंगाल की खाड़ी, ये चीज ध्यान रखोगे। 21,72,000, समझ गए आप लोग? 21,72,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करके बैठी है ये। किससे गिरी हुई है? भारत से, ठीक है जी। किससे गिरी हुई है? श्रीलंका से गिरी हुई है ना। श्रीलंका से इधर से गिरी हुई है, फिर यह बांग्लादेश से गिरी हुई है ना। फिर यह म्यांमार से गिरी हुई है, म्यांमार, फिर यह थाईलैंड से गिरी हुई है। ये भी चीज आप ध्यान रखो, कितने देशों से गिरी हुई है खाड़ी। 3 तरफ से जमीन से गिरे हुए हिस्से को खाड़ी बोलते हैं। पानी का होना चाहिए बट वो हिस्सा, ठीक है। और बीच में द्वीप भी है यहाँ पर, समझ गए। आप बोलोगे सर ये खंबात की खाड़ी कहाँ है ना। तो खंबात की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखोगे यहाँ, ठीक है। ये है खंबात की खाड़ी यहाँ पर, ठीक। और इसके बीच में क्या है? कच्छ की खाड़ी है यहाँ पर, कच्छ की खाड़ी मिलेगी। आप बोलोगे सर मन्नार की कहाँ है? यहाँ पे मन्नार की है, इस साइड में पड़ती है मन्नार। आप बोलोगे सर पाक की खाड़ी का? पाक की खाड़ी यहाँ है, ओके, समझ गए ना सारी खाड़ियों को। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? कौन बच्चा बताएगा? इसको गलत नहीं करोगे। तुमने अभी तक 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है। और देखो मैं तुम्हारा कितना रेशियो निकल के आ रहा है। 15 में से 4 क्वेश्चन, मतलब 15वां क्वेश्चन है, ठीक है। 14 में से तुमने 4 क्वेश्चन, 14 में भी 2 में स्लाइड थी, यानी कि 12 क्वेश्चन हुए, 12 में से 4 गलत कर दिए। अपना नेगेटिव काट लेना हिसाब, ठीक है। अब सोचो तुम कितना, एक्यूरेसी डिपेंड करती है। अब ये क्या तुम जितने सही करे उतने गलत करके आगे कबाड़ हो जाएगा पेपर, समझ गए। चलो बताओ इसमें से 1872 इज द राइट आंसर सब बच्चों का, ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई। देखो सबसे पहले 1749 में कहा हुई थी? स्वीडन के अंदर हुई थी, स्वीडन, ठीक है। फिर 1790 में अमेरिका में होती है, आधुनिक ढंग से। ये चीज आप ध्यान रखोगे। अमेरिका में क्या हुई? मेडन मेथड में हुई थी, ये चीज आप ध्यान रखोगे। आधुनिक मेडन, ध्यान रखोगे, मॉडर्न मेथड के आधार पर हुई थी, आधुनिक पद्धति के आधार पर, ये 1790 में अमेरिका में। फिर 1872 में भारत में पहली बार लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। फिर 1881 में दशकीय वृद्धि के आधार पर हुई थी भारत में, और वो किसने कराई थी? रिपन ने कराई थी, लॉर्ड रिपन ने रिपन काट के कराई थी, ऐसे याद रख सकते हो, ओके। सबसे पहले मेयो, फिर दशकीय वृद्धि के आधार पर को रिपन ने कराई। ये सीजीएल में भी आया था, इस बात ध्यान रखना, ठीक है। ये सीजीएल 2022 में आया हुआ है, दशक के आधार पर किसने कराई है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसको करो। गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जरा बताओ इसमें से क्या बोला भाई? वो
कहता है गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी के रूप में जाना जाता है। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर। बोलते हैं सर गोवा का दक्षिण वाला हिस्सा वो कोरोमंडल बोला जाता है, कन्नड़, कोंकण या फिर नॉर्दर्न संभाग किस नाम से जाना जाता है? तो आओ देखते हैं एक बार जरा इस वाले हिस्से को। सर कच्छ और कठियावाड़ का मैदान तो इसको बोलते हैं, है ना, कच्छ कठियावाड़ का मैदान इसको बोल देते हैं, कच्छ कठियावाड़ का मैदान इसको बोल देते हैं। ठीक है, कितना हो गया? अब यहाँ से ध्यान रखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ पर पड़ती है जो आपका दमन वाला एरिया है ना, दमन से लेकर आपका उत्तरी गोवा तक का इलाका वो पड़ता है कोंकण। अब तुमने क्या आंसर दिया पहले देख के आऊं, कोंकण वाले गलत। ठीक है, यही तुमसे गलती कराता है एसएससी, कर दी ना तुमने सारे के सारों ने गलत। उसने क्या पूछा है देखो ध्यान से सुनो, गोवा के दक्षिण वाला इलाका उसका पश्चिमी तटपट्टी किस रूप से जाना जाता है? अब वहां देखना उसमें कि गोवा के सिर्फ उत्तर वाला इलाका तक ही है कोंकण, तो है ना, यहाँ दमन से लेकर और उत्तर गोवा तक ही कोंकण है और साउथ गोवा से कन्नड़ शुरू हो जाएगा। ये एसएससी ने 2-3 साल इसके ऊपर खून पिया था बच्चों का, समझिए आप लोग, और तुम करके आते थे कुछ और, हो जाता था कुछ और। यहाँ पर ध्यान रखोगे मंगलोर तक, मंगलोर तक, मंगलोर तक कन्नड़ आएगा, ये चीज आप ध्यान रखना, कन्नड़। फिर मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या आएगा? मालाबार आएगा, मालाबार। इसी में तो हो जाता है, जब तक आप डीप ना जाओगे उस चीज को देख के लाओगे तो कन्नड़ इज द राइट आंसर। उसने इसीलिए दक्षिण इलाका लगाया है, गोवा के दक्षिण से पश्चिमी तटीय पट्टी के रूप में जाना जाता है, तो गोवा के दक्षिण से जो गोवा का साउथ गोवा है वो कन्नड़ के रूप में जाना जाता है यहाँ तक। और फिर मालाबार हो गया मैंगलोर से लेकर और कन्याकुमारी तक, मालाबार। ठीक है, इसमें ज्यादातर केरल का हिस्सा आता है, ओके, और कन्नड़ वाले में ज्यादातर कौन सा आता है? कर्नाटका का और कुछ गोवा का। और ये हो गया आपका कोंकण, कोंकण वाला इलाके में गोवा आएगा और ये पूरा दमन तक इलाका आएगा। ये चीज आप समझ के यहाँ तक कैसे ध्यान रखना है, ये एक एक चीज को समझो। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी इस बारे को बताओ चलो। ठीक है, अभी ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है, ऐसे तो बहुत खराब, तुम माइनस में चले जाओगे। ठीक है, चलिए अब फिर इसको ठीक कर दोगे, अगले बार को फिर गलत कर दोगे। चलो दो, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? लिटन, रिपन, मेयो या फिर नॉटबुक? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर, है ना? कह रहा हिंदी में करना, हाँ हाँ हिंदी में। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने कि लॉर्ड रिपन, और ये कह रहा 1872, नो 1881। ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछेगा रिपन के काल में 1881, लेकिन उससे पूछा बिल्कुल सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले तो लॉर्ड मेयो 1872। ये चीज ध्यान रखोगे, जब भी हमसे बोले बिल्कुल पहले जो हुई थी वो 1872 में हमारे देश में हुई, और वो पता है आपको मेयो के शासनकाल में। इसकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो की, कहां पे? अंडमान निकोबार में एक पठान ने इसकी हत्या कर दी थी। ये चीज आप ध्यान रखोगे घूमते हुए। फिर उसके बाद ध्यान रखोगे 1881 दशक के आधार पर, अभी बताया था इसका टिकट के हिसाब से, हर 10 साल के आधार पर यहाँ से शुरू हुई थी, वो रिपन ने करी थी। तो समझ गए, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है बट सिंपल है। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, कोई यूनियन टेरिटरी है, उस प्रदेश में कौन सा गर्मियों की छुट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होगा? यदि आप कवारत्ती की यात्रा करने जा रहे हैं तो फिर आप इनमें से कौन सा चुनोगे? लास्ट वाली लाइन ने क्वेश्चन ही पलट दिया, सिंपल है। अब जरा बताओ पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर कोई और? ठीक है, जरा बताइए इसमें से। बोलता है सर लक्षद्वीप नहीं हो गया, कवारत्ती कहां पड़ेगी? लक्षद्वीप की राजधानी नहीं है, काम खत्म। ठीक है, ध्यान रखोगे, अगर आप गर्मी की छुट्टी बिताने जा रहे हो तो लक्षद्वीप के कवारत्ती में जा रहे हो, बस। ठीक है, यही तो पूछा उसने, बड़ा इसलिए कर दिया ताकि आप घूम जाओ। ठीक है, तो इधर पढ़ते हैं, यहाँ पर अरब सागर में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अरब सागर में ये द्वीप पढ़ते हैं, द्वीप। ये चीज आप ध्यान रखना, कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। कितना एरिया है इनका? 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ओनली। सबसे छोटा है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में हमारे देश का। ठीक है, सबसे बड़ा इसका द्वीप कौन सा है? ध्यान रखोगे मिनिकॉय इसका सबसे बड़ा है, मिनिकॉय, ये ध्यान रखना, इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, लावा नृत्य होता है यहाँ पे, याद है ना आपको? लावा नृत्य, लावा नृत्य लक्षद्वीप का बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर कोरल से बने हुए द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, कोरल से बने द्वीप है ये, ध्यान रखना, पानी में डूबे हुए पर्वत नहीं है ये, कोरल से बने हैं, कुछ बालू से बने हैं। सिर्फ 10 पर ही लोग रहते हैं, 10 पर लोग रहते हैं। एयरपोर्ट कौन सा है यहाँ पर? ध्यान रखोगे अगत्ती एयरपोर्ट है, ओनली एक ही एयरपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, अगत्ती एयरपोर्ट पड़ेगा यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में हम कितने परसेंट है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? 2011 की जनगणना के हिसाब से हम दुनिया का कितने परसेंट है हम जनसंख्या में? भाई दुनिया की जो जनसंख्या है, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो 8 अरब है ना जी दुनिया की जनसंख्या। हम दुनिया की जनसंख्या क्या 2011 के हिसाब से कितना है? जरा बताइए इसमें से कौन बच्चा लगाएगा इसमें से? 17, ओके 17.5 हो गया इस बार, तो हो गया इस बार, ठीक हो गया। एक बहुत हो गया इस बार, 17.5 हो गया, बहुत अच्छा। बी इज राइट आंसर। मनीष बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। स्टडी बहुत अच्छा, ठीक है। शिवलोचन बहुत अच्छा आंसर, यही है 17.5%। ठीक है, क्लियर हो जाता है। ये तो दुनिया की जनसंख्या है हमारी। कितनी जनसंख्या थी? 121.09 करोड़। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखोगे, इतनी तो जनसंख्या थी 2011 के हिसाब से। अगर आपसे पूछे सर हमने कितनी वृद्धि करी थी इन 10 साल में, कितने परसेंट हमने जनसंख्या बढ़ा दी थी 2001 से और 2011 के बीच में, तो आप बोलोगे 17.74%, है ना। हमने जो अपनी जनसंख्या बढ़ाई थी, पहले मान के चलो 100% थी हमारी जनसंख्या 2001 में, उसमें फिर हमने कितना और बढ़ा दिया? 17.74% और बढ़ा दिया 10 साल के अंदर में। ध्यान रखोगे, इसको बोलते हैं दशकीय वृद्धि। अगर हमारे पेपर में आए तो इजीली बता सकते हो। छाले हो रहे बड़े मुंह में, ठीक है, बोले नहीं जा रहा। दो इसमें से क्या लगाओगे? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो कौन है हमारे देश में सबसे बड़ा भाषाई समूह है? जरा लगाइए, चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्य या फिर द्रविड़? जरा बताना, हमारे यहाँ सबसे बड़ा
भाषाई समूह कौन सा है इसमें से? ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा, दीजिए इसमें से। नोट करने का टाइम दिया करो, ठीक है। देखो जी, अब बहुत स्लोली हो जाएगा अगर ऐसे नोट करने का टाइम दूंगा तो, ठीक है। चलो मैं कुछ पीडीएफ का निकालता हूँ, बट आप टेलीग्राम पे जाओगे ना तो आप एसएससी एग्जाम पर सर्च मारना, आपको मिल जाना, ठीक है, वहां पर। और अगर आप उस पे मेरा नाम डाल देना, उसमें मेरा नाम डालोगे तो नाम के थ्रू भी पहुंच जाओगे, वेद सर के थ्रू, ठीक है। चलिए दीजिए इसमें से। ओ भाई, स्किप कराऊंगा, स्किप जल्दी, पत्ता स्किप, पत्ते का नाम लगा के स्किप करते हो। इंडियन आर्य सबसे ज्यादा यही है, ठीक है, ध्यान रखोगे। सबसे ज्यादा तकरीबन तकरीबन ये 73% लोगों के द्वारा बोली जाती है, लोगों के द्वारा, समझ गए आप लोग, ठीक है, इनके द्वारा ये बोली जाती है हमारे देश में। अच्छा, हमारे यहाँ आज के टाइम पे इंडो आर्यन भाषाएं कौन सी है? देखो, आज के टाइम पे जो हिंदी है आपको पता है इंडो आर्यन भाषा है, पंजाबी है इंडो आर्यन भाषा है, ठीक है, बंगाली है इंडो आर्यन भाषा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। या फिर आप बोलोगे गुजराती है इंडो आर्यन भाषा है, आप बोलोगे मराठी है इंडो आर्यन भाषा है, समझ गए, ये सारी भाषा इंडो आर्यन है, ठीक है। अगर आपसे कभी भी पूछेगा सर ये ऑस्ट्रिक भाषा कौन बोलते हैं, आपने आपने संथाल लोग देखे हैं, ठीक है, संथाल लोग जो आपको मिलते हैं, संथाल लोग झारखंड में मिल जाएंगे, उड़ीसा में मिल जाएंगे, ये बोलते हैं। और आप बोले सर चीनी तिब्बती भाषा किधर, तो आपने ये दो के मणिपुर वाले जैसे मणिपुर में बोलते हैं, ठीक है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, वो हमारे यहाँ होंगी चीनी तिब्बती भाषाएं। आप बोलोगे सर द्रविड़ भाषाएं, ये साउथ इंडिया की है, द्रविड़ भाषाओं में सबसे बड़ी भाषा है तमिल, ये चीज ध्यान रखोगे, तमिल ये साउथ इंडिया की। और सबसे छोटी भाषा इसमें कौन सी है द्रविड़ों में? मलयालम, ठीक है, मलयालम, मलयालम केरल में चलती है, मलयालम ये सबसे छोटी है इनमें द्रविड़ भाषाओं में, और जो तमिल है तमिलनाडु में चलती है वो सबसे बड़ी है। अब तो नहीं भूलोगे, अब तो आगे समझ में कि कौन कौन सी कैसी कैसी भाषाएं होती है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत खुला इस चीज से कि कौन कौन सी भाषाएं है, कि हाँ भाई ये एक जैसी है, कुछ कुछ भाषाएं ये इंडो आर्यन है, ये ऐसी हो गई और ये ऐसी हो गई, समझ गए अब तो कुछ हद तक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मुगलों को 17 बार हराया था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है, ठीक है। बताओ कौन सी जनजाति ने हराया था, ठीक है, और वो कितने बार? 17 बार, ये चीज ध्यान रखना। वो अहोम लोग थे जो असम के अंदर रहते हैं, ध्यान रखोगे, असम के अंदर अहोम साम्राज्य चलता था, इन्होंने मुगलों को 17 बार हरा दिया। आप बोलोगे सर कैसे हरा दिया इन्होंने? देखो भैया, मुगलों का जोर उत्तर भारत पे था, वो जबरदस्ती जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लड़ने को, तो वहां पर किसका जोर होगा? उन्हीं लोगों का जोर होगा, अहोम लोगों का, सीधी बात है। अब तुम जबरदस्ती उनको जाके मारोगे, पिंच करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना भैया, है ना। उनकी पावर उनके एरिया में बहुत ज्यादा है ना। तो कोई कोई लोग होते हैं जो अपने एरिया में सॉलिड नेतृत्व रखते हैं, जैसे सॉलिड नेतृत्व कौन रखते थे आपको पता है? जैसे मुगल ऊपर, यहाँ पर मराठे थे, क्या यहाँ मुगल जा रहे पिटने को बार बार मराठों से, है ना। तो जो एरिया अच्छे से कब्जा सके उसी एरिया में लड़ना था मुगलों को, नहीं उन्हें अपना साम्राज्य फैलाना था तो पिट के आना था, सीधी बात है। चलिए कहीं कहीं तो गड़बड़ हो ही जाएगी ना जब दूर हो जाते हैं तो। गैर हिमालयी नदियों का उदाहरण कौन सी नदी है, जरा बताइए इसमें से? चिनाब, ब्यास, गुलाबी या फिर झेलम? गैर हिमालयी नदियों का एक एग्जांपल है कोई एक रिवर, जरा बताओ विच रिवर इज द एग्जांपल ऑफ नॉन हिमालयन रिवर्स, ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? सर हिमालयी नदी जो होती है, ठीक है, जरा दीजिए इसमें से क्या है ना, ये होगा गैर हिमालयी नदी। क्या लिख रहे हो जयेश, तुम रोज लिखते हो रोज, ठीक है भैया, मैं क्या बताऊं यहाँ, ठीक है, चलो दीजिए इधर, ठीक है, गोदावरी इज द राइट आंसर। ये गैर हिमालयी नदियां है ना, ये हमारी गैर हिमालयी नदियां है जो गोदावरी है, हिमालय से थोड़ी ना निकलती है ये तो इस प्रायद्वीप है भारत की सबसे बड़ी नदी है, इस प्रायद्वीप है भारत की, नीचे वाले भारत की, ठीक है। तो ये यहाँ की है, कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, ये त्र्यंबकेश्वर ध्यान रखना महाराष्ट्र में नासिक के पास जगह है, वहां से निकलती है ये। और जब ये महाराष्ट्र में निकल गई तो फिर ये कहा जाएगी तेलंगाना की तरफ, और फिर आंध्र प्रदेश में जाके गिर जाती है। कौन से शहर के पास? राजमुंद्री शहर के पास, या तो आप राजा महेंद्र वर्मन बोल देना, या राजमुंद्री शहर या आंध्र प्रदेश में, वहां पे जाके डेल्टा बना के गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसको क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा, ठीक है, इसको बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। 1465 किलोमीटर लंबी है, याद रखोगे। और इसकी सहायक नदियां बहुत सारी है भैया, पेन गंगा, वर्धा, पूर्णा, मंजरी, सबरी, इंद्रावती, ऐसे जैसे मंत्र बोल रहे हो। चलो भारत की जनसंख्या के इतिहास में जननांग के विभाजक वर्ष, ये देखो फिर से थोड़ा सा घुमा के आया, बट ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जननांग के विभाजकीय वर्ष, ठीक है, आया होगा किसी ना किसी एग्जाम में एसएससी के, तभी तो यहाँ रखेगा बीच में, तो क्या बोलोगे? 1921, ठीक है, यही हमारा ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोला जाता है, बिकॉज इसमें जनसंख्या घनत्व 81 पर आ गया था 82 से, एक अंक घटा था, इस वजह से हम इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है भाई, उत्पत्ति के आधार पर भारतीय जल निकासी प्रणाली कितने प्रकार की है? जरा बताओ उसमें से। उत्पत्ति के आधार पर बोला भैया, उत्पत्ति के आधार पर भारतीय जल, इसको मैं देखना चाहूंगा आप सबका आंसर क्या आएगा। जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है ना, आंसर आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। सचिन बहुत अच्छा आंसर भैया, जिसने आज नहीं कल हम ऐप पर पढ़ रहे थे इसके बारे में, और ये कल ऐप पर हुआ भी है, ऐप वाले दे भी सकते हैं। सोर्स गलत हो गया, हैरी पॉटर गलत हो जाएगा, ठीक है, और ड्रीम गलत हो जाएगा। नितिन बहुत अच्छा आंसर है। और कोई बच्चा 6-3, ये क्या है? हाँ 50, और एक गलत कर रहे हो बहुत सारे। जियादा शर्मा जी 2, बहुत अच्छा आपका आंसर है, ठीक है, 2 ही है, समझ गए, ओनली 2, या तो हिमालयी नदियां या दक्षिण भारत की नदियां, खत्म, ठीक है, ध्यान रखोगे, है ना, यही तो था, उसने यही तो पूछा है। उत्पत्ति के आधार पर भारतीय जल निकासी प्रणाली कितने प्रकार की है? या तो हिमालयी नदियां आपको मिलेंगी, ठीक है, ध्यान रखोगे, हिमालयी नदियां हो गई, या फिर प्रायद्वीप नदियां हो गई, ध्यान रखोगे, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, यानी कि नीचे वाले भारत की नदियां, 1 और 2, खत्म, बस यही तो था, ठीक है, यही तो था, 2 इज द राइट आंसर। अच्छा, जो
हिमालयी नदियां होती हैं वो नई नदियां होती हैं, जवान होती हैं, हिमालय से निकलने वाली जवान होती हैं और 12 महीने बहती हैं, 12 महीने बहती हैं, ठीक है। वी आकार की घाटी भी बनाती है, वी आकार की घाटी भी बनाती है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। बहुत जवान नदियां होती है हिमालय वाली, तेज दर्रार। और जो नीचे के भाग की है ना, ये बूढ़ी हो चुकी है भैया, चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सब बूढ़ी नदियां हैं, ठीक है। बूढ़ी नदी है, ये अपना आधार तल प्राप्त कर चुकी है। आधार तल मतलब जो इनका बेस पॉइंट नीचे जमीन में जाना था ना, जितना पानी वो सब पहुंच गया, बिल्कुल आधार तल इन्होंने प्राप्त कर लिया। बूढ़ी नदियां 12 महीने बहती भी नहीं है, 12 महीने इधर ये बहती भी नहीं है, जब बारिश आती है जब भी बहती है ज्यादा। लेकिन जो ये कावेरी है ये पूरे 12 महीने बहती है, ये इस सारी बात को गलत साबित कर देती है कावेरी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, जरा बताइए इसमें से। इस बार जरा दीजिए, एक्यूरेसी पे ध्यान देना कि एक्यूरेसी क्या है आपकी, जरा बताओ इसमें से। 3500 है, 2500 है, 2900 है, यहाँ पे 1856 है। जब नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती है ना, तो तुम्हें एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो दीजिए, इसमें से क्या लगाओगे, दोगे आप भैया, बोलोगे सर इसमें जो है ये हमारी तकरीबन 2900 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, ठीक है। कहां से निकलेगी, मानसरोवर झील के पास से, मानसरोवर झील, ठीक है, ध्यान रखोगे। और चेमड्यूंग ग्लेशियर, चेमड्यूंग ग्लेशियर के पास से निकलती है ये नदी, ध्यान रखोगे। चेमड्यूंग ग्लेशियर यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखोगे। मानसरोवर झील के पास में, तिब्बत के अंदर, वहां से निकली, इधर को बहने लगी। आगे जाके नामचा बारवा पर्वत मिल जाएगा इसको। अब पर्वत जहां से मिला ये मुड़ गई वापस, इधर को मुड़ते ही एक यहाँ पे यंगयाप दर्रा है, वहां से भारत में बढ़ गई। यंगयाप दर्रा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में आ गई। अरुणाचल प्रदेश ने इसका नाम क्या दिया, सियांग नाम दिया, सियांग या धियांग, याद रखोगे। सियांग या धियांग अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है। और सांगपो, सांगपो कहां पर है, तिब्बत में। फिर ये आई असम में, असम वालों ने ब्रह्मपुत्र नाम दे दिया। फिर ये गई बांग्लादेश में, बांग्लादेश वालों ने जमुना नाम दे दिया। फिर ये पद्मा से मिल गई, यानी कि गंगा से मिल गई वहां पे। और फिर एक मेघना नदी से भी मिल गई, तो फिर इसका नाम मेघना ही पड़ गया। ध्यान रखोगे, मेघना पढ़ के पानी अपना इसमें डाल दिया, बंगाल की खाड़ी में काम खत्म कर दिया, ठीक है। इसकी सहायक नदी है कई सारी। देखो पेपर में एक चीज नोट डाउन कर लेना, जैसे मान चलो ये नदी यूं बहकर आ रही है, राइट, पेपर में पूछेगा इस तरफ से इसकी सहायक नदी राइट से, इधर से, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो यहाँ से ध्यान रखोगे, एक तो है सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी, एक है मानस, मानस, ठीक है, ध्यान रखोगे। एक है तीस्ता, तीस्ता, एक है कामेंग, ध्यान रखोगे, कामेंग, ठीक है, ये इसके राइट से है। फिर लेफ्ट से कौन सी है जी सर, है ना, दिबांग, याद रखोगे, दिबांग। लोहित, ठीक है, लोहित हो गई, लोहित, ये चीज, लोहित को पूनी नदी बोलते हैं, पूनी नदी, है ना, लोहित। फिर हो गई नीचे से धनसिरी, धनसिरी, याद रखोगे, धनसिरी। ऊपर से सुबनसिरी है, इधर से धनसिरी है, ठीक है। फिर हो गई कौन सी आपकी, यहाँ पर आएगी ये मेघना नदी, ये चीज आप ध्यान रखना, मेघना, ठीक है। फिर मेघना हो गई यहाँ पे, मेघना जो ये नदी है ना, जब ये मणिपुर से निकल कर आती है तो बराक होती है, बांग्लादेश में आके मेघना नाम पड़ जाता है। तो ध्यान रखना, राइट से भी और लेफ्ट से भी इसमें मिलने वाली नदियां, 2900 किलोमीटर। आ जाओ, ये सहायक राइट लेफ्ट पूछी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वृद्धि कितनी है, जरा बताओ। ये तो आ गया है ना, ये तो आ गया, जरा दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितनी है, थोड़ा सा अभी हुआ था ये एक्सप्लेनेशन में, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। यानी कि हमने 2001 से और 2011 तक कितनी अपनी जनसंख्या बढ़ा दी। पहले मान के चलो हमारी पहले 100% थी, उसमें कितनी और एक्स्ट्रा हमने बढ़ा दी है, जरा बताओ। 2011 में क्या कर दिया हमने, तो हम बोलेंगे 70.64, ठीक है, क्लियर हो जाती है। देखो एग्जैक्टली तो भाई 70.7 के आसपास थी, है ना, 70.74, लेकिन वो नहीं लिखा इसमें, इसने 70.74 लिखा, तो बस वही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। आ जाओ, बोलते हैं रोहतांग दर्रा एक उच्च पर्वतीय दर्रा कहां पर है, रोहतांग दर्रा। पहाड़ों के बीच में नेचुरल रास्ते होते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने वाले, है ना, तो उनको हम दर्रा नाम देते हैं। भाई मान के चलो ये पहाड़ खड़े हैं, कहीं पर एकदम पहाड़ रुक गए बनने, बीच में रास्ता आ गया, आप इधर से उधर चले जाओ दूसरी तरफ, तो ये रास्ता है नेचुरल, ये होगी दर्रा। तो ऐसी रोहतांग दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेगी। तो आप बोलोगे सर यस सर ये तो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर है। आप कुल्लू मनाली से जाना चाहते हैं लेह, है ना, लेह जाना चाहते हैं लद्दाख, और यहाँ पर पड़ेगा कुल्लू, तो कुल्लू से आप जा रहे हैं तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। बीच में कौन सी है, रोहतांग दर्रा है, रोहतांग, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग भी है, बारालाचा ला भी है, ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है, बारालाचा दर्रा भी है, शिवकीला दर्रा भी है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखोगे, बिल्कुल बॉर्डर पे तिब्बत के शिवकीला दर्रा भी है, समझ गए। इस शिवकीला दर्रा से कौन सी नदी हमारे देश में आती है, सतलुज। आ जाओ नेक्स्ट। बोलते सर नंदा देवी चोटी कौन से हिमालय में, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, है ना। नंदा देवी चोटी आपको कौन से हिमालय में लगेगी, असम हिमालय में लगेगी, कुमाऊं हिमालय में लगेगी, नेपाल हिमालय में लगेगी, पंजाब हिमालय में लगेगी, जरा बताना नंदा देवी चोटी आपको कौन से हिमालय में लगती है। सिडनी बर्नार्ड ने हिमालय को थोड़ा अलग हिसाब से बांटा था, किसने, सिडनी बर्नार्ड ने, ये चीज आप ध्यान रखना, सिडनी बर्नार्ड, इन्होंने हिमालय को थोड़ा अलग तरीके से बांटा था। अब क्या लगाओगे, कुमाऊं इज राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, समझ गए तुम, ठीक है, कुमाऊं हिमालय के अंदर पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक का एरिया ध्यान रखोगे, उन्होंने बोला कि सिंधु से और यहाँ पर ध्यान रखोगे, सिंधु से और ये सतलज तक का एरिया, ठीक है, सतलुज, इस तक के एरिया को मैं क्या काम करूंगा भाई, है ना, ध्यान रखोगे। सिंधु से सतलज तक का एरिया को मैं पंजाब हिमालय मान लेता हूँ, पंजाब हिमालय, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 560 किलोमीटर मान लेता हूँ, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि वैसे तो 520 भी बोल देते हैं, बट 560 किलोमीटर आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गई कौन सी, काली नदी, तो काली और इसके बीच में कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय, इस बीच में, इस कुमाऊं हिमालय में ऊंची चोटी उत्तराखंड में क्या है, नंदा देवी, इस बीच में नंदा देवी है 7870 मीटर ऊंची, ठीक है। फिर काली नदी से लेकर और तीस्ता के बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालय, ध्यान रखोगे। फिर नेपाल हिमालय, इसकी चौड़ाई है 800 किलोमीटर, सबसे ज्यादा चौड़ा यही है, ये चीज ध्यान
इसी नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, कई सारी चोटियां आती है। फिर आपको आता है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर और दिहांग नदी के बीच का असम हिमालय आता है लास्ट में। तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय याद रखना, ठीक है। ये चीज आप समझ के, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ये सिडनी बर्नार्ड ने बांटा था ऐसे हिमालय को, ठीक है, नदियों के हिसाब से। अब आ जाओ, कभी कभी नदियां भी आ जाती है इसके पेपर में। कहता है सर, कहता है दिवासो को के डोडिया वर्ली जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला है। तो देखो ये दादरा नगर हवेली के अंदर है। दिवासो को दादरा नगर हवेली के ढोडिया वर्ली जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये एक फसल त्योहार है, ये एक फसल त्योहार है, काम खत्म, ठीक है, ध्यान रखोगे। क्योंकि दादरा नगर हवेली के अंदर ढोडिया लोग भी रहते हैं, वर्ली जनजाति के लोग भी रहते हैं, तो वही लोग, इसको ध्यान रखोगे, दिवासो उत्सव को मनाते हैं। ये एक फसल का त्योहार है, ये चीज आप ध्यान रखना। 26 जनवरी 2020 को आपको पता है दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, और दमन दीव ये क्या हो गए थे, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, एक केंद्र शासित प्रदेश, है ना भाई। ये आपको बताया 26 जनवरी 2020 को, ध्यान रखोगे, 26 जनवरी 2020 को दोनों के दोनों दादरा नगर हवेली और दमन दीव क्या हो गए थे, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है, क्या बोला उसने, उसने बोला गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे कितनी है, मतलब जहां पर, ध्यान रखोगे, गंगा वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश में बह के जा रही है, कितने नीचे तक जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी जहां पर गंगा नदी बह रही है, कितनी गहराई पर मिल जाएगी एग्जैक्टली। जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, राइट आंसर, है ना। तो जरा दीजिए, जहां पर गंगा नदी बहती हुई जा रही है, उत्तर प्रदेश में बहती हुई जा रही है, और उसके कितनी, गंगा के नीचे कितनी गहराई तक आपको जलोढ़ मिट्टी वहां देखने को मिलेगी। तो आपका क्या आंसर होगा, 600 नहीं है, ठीक है, गलत हो जाएगा, 600 नहीं है, ओके, 600 नहीं है। देखो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें 2000 लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर कर दूं यहाँ से। और अगर आप एसएससी देखोगे तो उसने 6000 मीटर पूछा है, ठीक है, दोनों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से ध्यान रखना। 600 नहीं, ठीक है, 600 कितनी गहराई है, थोड़ी सी गहराई, ठीक है, लेकिन गंगा तो बहुत टाइम से बह रही है ना वहां पे, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे 2000 मीटर एनसीईआरटी के हिसाब से और 6000 मीटर एसएससी के हिसाब से, अब तुम दोनों लिख लेना, ठीक है। चल आ जाओ, बोलता है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी काकनियामा किस देश में है, जरा बताओ। अरे ये तो तुम्हारे लिए हलवा आ गया होगा, 2-3 तुम्हारे गलत हो गए, ठीक है। अब इस बार नहीं करना, कहेगा इसमें से बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या फिर थाईलैंड, तो आप बोलोगे सर ये तो म्यांमार में है, काम खत्म। भाई हमारे साइड में म्यांमार देश है, यहीं पर कौन से पहाड़ है म्यांमार में, है ना, ध्यान रखोगे। म्यांमार में अराकनियामा रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी हकाक बोराजी, पता है ना आपको, हकाक बोराजी सबसे ऊंची चोटी है, 5881 मीटर, है ना, इतनी ऊंची है, 5881। म्यांमार के बाद देखो 1937 में भारत से अलग हो गया था, ये आपको पता है, भारत से अलग। फिर अंग्रेजों से आजाद कब हुआ, 1948 में अंग्रेजों से आजाद हुआ, राइट। 1989 में अपने देश का नाम म्यांमार रखा, उससे पहले क्या था, बर्मा, है ना, उससे पहले बर्मा नाम था। 2005 में अपनी राजधानी रंगून से चेंज कर दी, पहले इनकी रंगून थी राजधानी, फिर नई पे दाव कर दी, नई पे दाव, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये चीज आप ध्यान रखना, ओके, क्लियर है। ये इन्होंने अपनी नई राजधानी 2005, ये आज मतलब एसएससी में अभी 1-2 दिन पहले पूछा गया है, किसी बच्चे ने भेजा था, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, भारत से अलग, अंग्रेजों से आजाद, 1989 में अपना नाम चेंज कर दिया, और ये गोल्डन पैगोडा का कंट्री बोल देते हैं यहाँ को, ठीक है। इरावती इनकी इंपोर्टेंट रिवर है, साल में इनकी सबसे लंबी नदी है। क्या कहता है सर, बोलता है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी, लाल या फिर चिकनी या फिर लेटराइट मिट्टी, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, है ना, जरा बताइए इसमें क्या लगेगा राइट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कई सारे बच्चों का ठीक है, जिसने दिया। कपास की मिट्टी के लिए सर्वोत्तम मिट्टी आपकी होगी काली मिट्टी, ठीक है। और ये हमारे कहां पर मिलती है, ब्लैक सॉइल, ये हमारे मिलती है यहाँ, ये चीज ध्यान रखोगे, जहां पर ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। तुम्हें इस क्लास से समझ में आ जाएगा, ये बेसिक क्वेश्चन ही है, बट इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा बेसिक कितना पानी में है या तुम्हारा ठीक चल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, काली मिट्टी हो जाएगी, यहीं पर दक्कन के पठार में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये काली मिट्टी में ध्यान रखोगे कपास की खेती अच्छी होती है, होती तो गन्ने की खेती भी यहाँ पर अच्छी है, बट कपास नेक्स्ट लेवल होती है। बोलोगे भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में है, कोई एक पर्वत श्रेणी है भाई, ठीक है, वो सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है, बाकी और किसी राज्य में नहीं फैली वो। तो आओ जरा देखते हैं इंडिया का हिसाब, है ना भाई। अरावली को देखते हैं, भैया अरावली तो कई सारे में है, यहाँ से गुजरात से जाएगी, राजस्थान पे, साउथ हरियाणा, फिर दिल्ली तक जा रही है। अब बोलोगे सतपुड़ा, सर सतपुड़ा गुजरात से है, फिर एमपी में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर झारखंड तक चल जाती है। फिर आप बोलोगे सर सह्याद्री, सह्याद्री भैया यहाँ से ये पश्चिम घाट के पर्वत है, ये भी भाई साहब कहां से लेकर गुजरात के साउथ से और कन्याकुमारी तक जा रहे हैं। अजंता इज राइट आंसर, अजंता यहाँ पर पड़ी महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखोगे, अजंता कहाँ है, ओनली महाराष्ट्र में, तो काम खत्म, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं, बोलता है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे। लावा के प्रवाह से, लावा के निकलने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, मतलब निर्माण होता है, जरा बताओ। लाल मिट्टी है या फिर काली, या फिर जलोढ़, या फिर लेटराइट मिट्टी है, जरा बताना भाई। लावा के निकलने से जो हमारी ये वाली मिट्टी थी ना, जो दक्कन के पठार में मिलती थी काली मिट्टी, वही बनती थी, बनी हुई भी है। देखो यहाँ पर पहले शांत दरारी प्रकार के क्या थे, ध्यान रखोगे, ज्वालामुखी थे, शांत नहीं थे, एक्टिव थे, दरारी प्रकार के, मतलब उनकी दरारों के थ्रू बाहर आता था लावा। जब लावा जमीन के अंदर होता है तो मैग्मा होता है, बाहर आता है तो लावा बन जाता है। तो ऐसे मान चलो जमीन है, अंदर से निकलता रहा, फैलता रहा इस इलाके में, फिर सूखता गया तो काला पड़ता गया, वो है ना, काला पड़ गया। फिर उसके ऊपर यहाँ पर खेती करनी शुरू कर दी, क्योंकि वॉल्केनो तो वो मर गए टाइम के हिसाब से, वॉल्केनो जो ज्वालामुखी थे वे तो मर गए, डेड हो गए, तो फिर काली मिट्टी बन गई यहाँ पर, और काली मिट्टी का निर्माण हो गया लावा के प्रवाह से, काम खत्म, ठीक है। महाराष्ट्र में डेड वॉल्केनो बहुत है हमारे यहाँ मरे हुए। पश्चिमी घाट क्या लगता है आपको, एक वेस्टर्न घाट क्या है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे। एक अवशिष्ट पर्वत है, मोरदार है, या फिर ज्वालामुखी है ना। आपको जो पश्चिमी घाट के पर्वत लगते हैं, ये किस प्रकार के पर्वत लगते हैं,
भाई ताप्ती नदी गुजरात में जाके, गुजरात की तरफ जाके खंबात की घाटी में गिर जाती है, वहीं से आपके ये स्टार्ट हो जाते हैं वेस्टर्न घाट, और कहां तक जाते हैं? कन्याकुमारी तक। ये जो है ये कैसे माउंटेन्स है? तो ये है ब्रंश माउंटेन, यानी कि ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे होते हैं सर? मान के चलो पुराने जमाने में यहाँ दो पर्वत खड़े थे, आप आई दोनों पर्वत नीचे धस गए जमीन में। जब ये दोनों पर्वत नीचे धस गए तो एक पर्वत ऊपर निकल आया बीच में, बस वो ये वही वाले पर्वत है, उसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। समझ गए आप लोग? दो पर्वतों का जमीन में धस जाना और एक पर्वत निकल आना, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, है ना। आ जाओ नेक्स्ट। बोल दो भारत अब भी युवा राष्ट्र है, क्योंकि भारत की जनसंख्या की औसत आयु, मीडियन एज आपको कितनी लगती है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? मीडियन एज कितनी लगेगी आपको? ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या होगा, है ना। तो आप इसमें से दीजिए 25 से कम, 25 से 30, या फिर आपको लगेगा 30 से 35, या फिर 35 से 40। हमारे यहाँ जनसंख्या किस हिसाब से मिलती है? ठीक है, क्या लगाओगे? ये क्या प्यासी आत्मा, वाह। 30 से 35 वाले मैं गलत हो जाना, ठीक है। 25 से 30 के बीच में आपको जनसंख्या बहुत मिलेगी, वेरी गुड। ठीक है, आपको 25 से 30 जनसंख्या मिलेगी दबाकर, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, हमारी जो जनसंख्या है वो 25 से 30 आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारा युवा राष्ट्र है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ओके, क्लियर है? समझ गए? ये 25 से 30 उस सेंस में नहीं कह रहा, ध्यान रखोगे। ध्यान रखोगे कि बस 25 और 30 के बीच के लोग ना, ये जीरो से शुरू करके लाया, 0 से 25, 25 से 30 के बीच में, 0 से 25 से कम के बीच में, ये वो वाली लाइन बोल रहा है, उसका सेंस समझो कहने का। समझ गए आप लोग? तो 0 से 25 से 30 के बीच में ज्यादा देखने को मिलते हैं। समझ गए आप लोग? ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो आपका क्या हो जाता है? बी इज द राइट आंसर। आ जाइए भैया। बोलता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहां पर आकर मिल जाते हैं? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर आपको कहां पर मिलते हैं? पालनी, नीलगिरी, अन्नामलाई या फिर शेवरा हिल्स? तो जब आप देखोगे कि सर हमारा पिछला वाला गलत हुआ है, तो इस वाले को सही कर देते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया? वेस्टर्न घाट। नीलगिरी आ गया पर्वत, फिर हमारे पूर्वी घाट वाले पर्वत आए, ये भी नीलगिरी में आकर रुक गए। नीलगिरी इनका क्या है? मीट पॉइंट है दोनों के दोनों का। ओके, और नीलगिरी की पहाड़ियां थोड़ा सा कर्नाटक, थोड़ा सा केरल, थोड़ा सा तमिलनाडु, तीनों को मिलाकर यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट क्या बोलोगे? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण, ठीक है, भारत का ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना लगता है? जरा बताना इसमें से ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना है? ठीक है, जरा बताओ। अभी तुमने ऐसे एसएससी के क्वेश्चन नहीं करे जो बिल्कुल नए ताजा होते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा घुमा के लाती है ना एसएससी, फिर पूछता है आपसे। जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर? बोला कि इनमें से नगरीय आपका कितना लगता है? 969 के आसपास लगता है, या फिर कितना? सोच कर आंसर दो, आप दे सकते हो इसका आंसर, कोई हावड़ तावड़ वाली बात नहीं है, सोच के आंसर करो। बहुत अच्छा, सही जा रहे हो कई सारे बच्चे। आप एवरेज देखोगे भाई, हमारे पास 943 तो है ही, है ना भाई, है ना। 943 हमारा लिंगानुपात है। अब इसके आसपास वाली को देख लो, इसके आसपास भाई ये एवरेज हमारे हिसाब से सही हो सकता है, ये भी कम हो जाएगा। तो सी को देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रामीण, ठीक है, और नगरीय सेक्स रेशियो आप ध्यान रखोगे 949 और 929 के आसपास, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ। हमारे देश का सेक्स रेशियो ध्यान रखना, 2001 में कितना था सर? 2001 में था 933 और 2011 में 943, 10 पॉइंट बढ़ गया, यानी कि 10 अंक बढ़ गया इस हिसाब से, है ना। आ जाओ। कार्डमम की पहाड़ियां आपको कहां लगती है? इलायची की पहाड़ियां, जरा दीजिए इस बार, ठीक है, जरा बताओ। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरला, या फिर आपको लगता है महाराष्ट्र? आपको कार्डमम की पहाड़ियां कहां पर लगती है? कौन बच्चा बताएगा? तो आप बोलोगे सर ये केरला में। भाई हमने हमेशा पढ़ा है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी केरल में, कर्नाटक में मिक्स है और तमिलनाडु में मिक्स है, और ये जो है आपकी अन्नामलाई, ये केरल और तमिलनाडु में मिक्स है। ऐसे ये भी केरल और तमिलनाडु में जो ये वाली पहाड़ियां है कार्डमम, लेकिन इसमें दोनों राज्य नहीं दिए, सिर्फ एक राज्य दिया केरला, हम लगा के आ गए, ठीक है। तो कार्डमम की पहाड़ियां हमको क्या देखने को मिलेंगी यहाँ पे? केरला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? देखो आज की डेट में नहीं, ये तुम्हारा पुराना क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखना, ये एमटीएस का पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस हिसाब से तो NH2 आप बताओगे, अगर आप पुराने हिसाब से बताओगे, लेकिन ये तो हो गया पुराना। लेकिन अब जो न्यू डाटा है उसके हिसाब से असम से मिजोरम के बीच में है, असम से मिजोरम के बीच में है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी NH1 पहले दिल्ली से अट्टारी बॉर्डर के बीच में था, है ना, पहले दिल्ली से अट्टारी बॉर्डर के बीच में था NH1। अब ये बार बदल गया, अब उरी, उरी श्रीनगर और लेह, याद रखोगे, श्रीनगर और लेह के बीच में है अब, है ना, उरी श्रीनगर लेह, NH1 अब वहां है, ध्यान रखना, ठीक है। और NH2 अब आपका असम से लेकर मिजोरम के बीच में है। पहले क्या था? दिल्ली से अट्टारी बॉर्डर NH1 और दिल्ली से कोलकाता NH2 था, है ना, उस टाइम के हिसाब से ये है। अब आ जाओ इधर, बोलेगा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहां पर मिलते हैं? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो ये गलियारे हैं ये कहां पर मिलते हैं? जरा बताइए इसमें से, है ना, जरा बता। एवरेज 65 पे है, अच्छा भैया, ठीक है। चलो देखो इधर भाई, आपको ठीक है ध्यान रखोगे, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, श्रीनगर से लेकर, ध्यान रखोगे, श्रीनगर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक, ठीक है, कन्याकुमारी तक हो गया, ठीक है जी। ये हो गया उत्तर से दक्षिण। फिर ये आपका कौन सा हो गया? पश्चिम से पूर्व। ये ध्यान रखोगे, असम के सिलचर से लेकर पोरबंदर गुजरात तक, दोनों एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। कहां पर काटते हैं? झांसी उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को काटते हैं। झांसी यूपी, एमपी मत लगाने लगना, कई बच्चे एमपी भी ठोक देते हैं रीजनिंग में। चलिए भैया, निम्नलिखित में से किस राज्य को शीरा बेसिन के नाम से जाना जाता है? अब वहां पर हम उसको शीरा बेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जरा बताइए किस राज्य को? अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम को, त्रिपुरा को, मेघालय को शीरा बेसिन के नाम से हम जानते हैं। किसको जानते हैं भाई शीरा बेसिन के नाम से? है ना, आप बोलिए सर शीरा बेसिन के नाम से हम जानते हैं मिजोरम को। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखोगे,
मोलेसिस बेसिन, सारा का सारा पठारी इलाका है। ध्यान रखोगे मिजोरम जो है सारा का सारा पठारी इलाका है, ये बात ध्यान रखना, पठारी पठार है। और ये बांग्लादेश से भी मिलता है और म्यांमार से भी। ओके, दोनों देशों से इसकी सीमा लगती है। जब आप नॉर्थ ईस्ट देखते हो ना तो ये इलाका है मिजोरम। ओके, ये इधर बांग्लादेश से इधर म्यांमार से मिल जाता है मिजोरम। डन, 23.5 डिग्री यहाँ से जाती है कर्क रेखा। भारत की जनगणना का नारा कौन सा था 2011? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? ये बोला भैया कि 2011 का नारा कौन सा था? हमारी भविष्य हमारी जनगणना, हमारा भविष्य हमारी जनगणना, या फिर हमारा भारत हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, या फिर हमारी जनगणना है? अरे भैया कितनी बार हमारी हमारा, तुम देख लो आगे पीछे करके कुछ बन जाए तो। जरा दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? शिवम गलत हो जाएगा, ठीक है, उल्टा ले रहे हो तुम नाम। प्रतिभा पटेल ठीक है, अल्लू अर्जुन, अरे वाला अभी भी तुम कर दिया। सी वाले बच्चे ठीक है। ओके, ये नहीं है, ये हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। और सी चंद्रमौली कौन थे ध्यान रखोगे? सी चंद्रमौली, है ना, ये जनगणना आयुक्त थे, 2011 की जनगणना के आयुक्त थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। सी चंद्रमौली ध्यान रखोगे, ये कौन थे? इसके आयुक्त थे। विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क की स्थिति क्या है? जरा बताइए, हमारा जो रेलवे नेटवर्क है विश्व का, उसकी स्थिति आपको क्या लगती है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कितनी होगी भाई? भाई सड़क प्रणाली में तो हम दूसरे नंबर पर आते हैं, सड़कों का जाल बिछाने के हिसाब से हम सेकंड नंबर पे है दुनिया में, ट्रेन का जाल बिछाने के हिसाब से हम फोर्थ नंबर पर है दुनिया में। डन, हम फोर्थ नंबर पर आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ओके, क्लियर हो जाएगा। दुनिया में चौथे नंबर पर, इधर चौथे पे है, बहुत अच्छा, ठीक है। ट्रेन वाले में हम इतने हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट। होता है हमारे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 43% जनसंख्या किस भाषा का उपयोग करती है? जरा बताइए इसमें से जो सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ बोली जाती है भाषा, वो कौन सी भाषा बोली जाती है? सर वो हिंदी तो बोली जाती है 43%, है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। देखो ये हिंदी भाषा बोलने वालों को तो इजी है, लेकिन जो मलयालम में बैठा हुआ है, मतलब केरला में बैठा हुआ है, या फिर तेलुगु भाषा बोलने वाला है, वो बच्चे इन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। जैसे तुम साउथ इंडिया के में अटकोगे, ऊपर वाले में प्रॉब्लम है ना, ऊपर वाले में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। बोलता है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? ये है आपका छोटा नागपुर पठार, भारत का। ध्यान रखोगे, इसको मिनरल हार्टलेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखोगे। यहाँ पर खनिज बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पर छोटा नागपुर पर 3 है, RHR, रांची, हजारीबाग, राजमहल, 3 पहाड़ों से मिलकर बना है। ज्यादातर झारखंड में आता है ये एरिया। और जो ये हजारीबाग है ना, इसके ऊपर इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। सी इज द राइट आंसर। कितनी है? 1365 मीटर ऊंची है। कितनी? 1365 मीटर ऊंची है पारसनाथ।